हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजित और आप देख रहे हैं रंजित की पाठशाला। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य में आए हुए शिक्षकों के लिए नियमावली के बारे में। शिक्षकों के लिए नियमावली जो आई है उसे समझना क्यों ज़रूरी है दोस्तों। लगभग 3 से 4 लाख 5 लाख स्टूडेंट जो है कि बिहार राज्य में 7वें चरण बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं। अब जब उनके लिए नियमावली आई है तो उसे आसान शब्दों में समझना बहुत ही बेहद ज़रूरी है कि उनके भविष्य का ये जो है कि फैसला करने वाला है। तो चलिए आज हम इसके बारे में आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही कम शब्दों में समझेंगे। तो सबसे पहले जो है कि दोस्तों नियमावली है, तो इस नियमावली का नाम क्या है। तो दोस्तों इस नियमावली का जो नाम रखा गया है उसका नाम रखा गया है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनीय कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023। इतना लंबा चौड़ा नाम है दोस्तों। खैर इसमें बहुत सारी बातें भी हैं, इसलिए इसका नाम भी लंबा चौड़ा है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो बात निकल के आती है, इसका जो की पॉइंट अगर कहा जाए तो वो क्या है कि पहले जो नियोजन प्रक्रिया थी उसे पूर्ण तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तो अब जब इसे ध्वस्त कर दिया गया तो आगे इसे क्या किया जाएगा, इसे फिर क्या किया जाएगा, कैसे होगा इसका बहाली। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले जो है कि एक आयोग का गठन किया जाएगा। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जानना ये चीज़ ज़रूरी है कि पहले जो हम लोग अप्लाई करते थे, मेरिट के आधार पे हमारा लिस्ट में नाम आता था, वो सारी प्रक्रिया ख़त्म कर दी गई है। तो सबसे पहले क्या है कि आयोग का गठन होगा। वो आयोग जो है कि हमारे एग्ज़ाम्स कराएंगे। और जैसे कि आप यूपी में देखते हैं, यूपी टेट होता है, सुपर टेट होता है, बहुत सारे हैं, D++ भी है, बहुत सारे उस टाइप के एग्ज़ाम है। उसी प्रकार प्रक्रिया को यहाँ भी अपनाया जाएगा एक आयोग गठन के बाद। और आयोग गठन के बाद जो है कि जितने भी उसमें शिक्षक भर्ती होंगे उसे जो है कि फिर ये नियोजित शिक्षक नहीं कहा जाएगा, फिर उसे जो है कि राज्यकर्मी कहा जाएगा। पूरी तरह से वो राज्यकर्मी हो जाएंगे और राज्य के अंदर आने वाले जितने भी सेवा शर्तें सभी उन पे लागू होंगे। इसमें जो है कि ये सब बातें निकल के आ रही है। और उससे भी बड़ा और जानकारी वाली चीज़ ये है दोस्तों कि उसमें आपको कुछ मौके दिए जाएंगे और कुछ ही मौके दिए जाएंगे। जैसे कि यूपीएससी बीपीएससी या अदर्स एग्ज़ाम में देखते हैं कि आयोग जो है कि आपको कुछ मौके देते हैं, 3-4 मौके इस प्रकार से। तो इसमें भी जो है कि एक तय किया गया है समय सीमा कि आपको तीन बार जो है कि 3 अटैम्प्ट देने का देने दिया जाएगा एग्ज़ाम्स। तो अब मुझे नहीं पता कि ये कितना हद तक सही है, क्योंकि ये कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है और ये बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको 3 एग्ज़ाम दे दिए देने के लिए, आपका हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो आप खेला ख़त्म जाओ। ऐसा थोड़ी ना होता है यार। वो यूपीएससी बीपीएससी के लिए जो है कि अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। इसको राज्य सरकार को समझना होगा, इसमें कुछ बदलाव तो लाना ही पड़ेगा, अन्यथा जो है कि पता नहीं अब आगे बहुत कुछ होगा। तो खैर इस बातों को हम बाद में देखेंगे। फिर और नियमावली में क्या क्या है, तो सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि अब आपका जो है कि एग्ज़ाम्स होंगे, आयोग आपका एग्ज़ाम लेगा, फिर ही आपका सिलेक्शन होगा और बहुत सारी प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएंगी। जो इसका मेन प्रक्रिया का जो हाईलाइटिंग था वो यही था दोस्तों। अब अगर आयोग गठन लेगा आपका एग्ज़ाम तो बहुत सारी बातें हैं। और उस एग्ज़ाम को मैं आपको बता दूं कौन सब दे सकते हैं। जैसे कि बिहार राज्य सरकार और या केंद्र सरकार द्वारा पहले से जो पासिंग एग्ज़ाम है, जैसे सीटेट बीटेट या और भी सारे एग्ज़ाम हैं, उनको जिसने पास कर लिया है उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा इसमें नियम रखा जाएगा। तो इस प्रकार से नियम जैसे हमने बताया कि और अदर स्टेट में जैसा होता है यहाँ भी उस प्रकार से होने वाला है। उसी प्रक्रिया को ही अपनाया जाएगा। एक तरह से अगर माना जाए ना दोस्तों तो ये कुछ हद तक अच्छा भी है। मान लीजिए कि कुछ अच्छे विद्यार्थियों का होता है कि बोर्ड में कुछ कम एग्ज़ाम नंबर रह गए या नहीं हो पा रहा सिलेक्शन, वो अगर मेहनत करेंगे तो वो अच्छी तरीक़ा से हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका जो एलिजिबिलिटी रखा गया है या इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जो रखा गया है वो भारत का निवासी होने के साथ साथ वो बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। यानी मुझे लगता है कि अन्य राज्यों को बहुत कम मौका देने का बहुत ही कम चांस है। तो ये बिहार राज्य का होना चाहिए, पहला वाला शर्त इसमें यही रखा गया है। अब अगर और बहाली होंगी, इसका एग्ज़ाम्स होगा, तो हो सकता है इसमें उम्र भी निर्धारित किए जाएंगे। तो पहले से चलते आ रहा है तो इसमें न्यूनतम उम्र को निर्धारित किया गया है दोस्तों, 21 साल न्यूनतम उम्र को रखा गया है। और जो अधिकतम आयु जो भी रखी जाएगी, जो राज्य सरकार रोस्टर के अंदर में आता होगा, अधिकतम आयु जो भी आरक्षित वर्ग हैं उनमें से भी अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें कि उम्र को लेके कि कोई उतनी प्रकार की टेंशन नहीं होने वाली है। तो आगे और क्या बात होने वाली, आरक्षण क्या है दोस्तों कि जिस प्रकार से राज्य में पहले से आरक्षण चल रही है उसी प्रकार से आरक्षण इसमें भी चलते रहेंगे और उसी तरह से सुचारू रूप से चालू रहेंगे। और राज्य कर्मी जो कर्मचारी होते हैं उसको जितने भी सुविधाएं मिलती हैं इसमें भी मिलेंगी। इसमें भी जो है कि डीए को बढ़ा दिया गया है, 38% से बढ़ाकर अब 42% कर दिया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हाईलाइटिंग मेन चीज़ें थी ना दोस्तों, यही थी
कि नियोजन प्रक्रिया को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। एक आयोग का गठन किया जाएगा, वो आयोग आपके एग्ज़ाम्स लेंगे, और वो एग्ज़ाम्स कौन दे सकते हैं? जो भारत का निवासी होगा, ऊपर से बिहार का निवासी होगा, ऊपर से सीटेट बीटेट ये सब एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए रहेंगे, तो वो ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें भर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस नियमावली में क्या क्या निकल के आया है। जो मुझे शॉर्ट्स में जानकारी थी, मैंने उसे आपके लिए जो है कि प्रस्तुत करने का कोशिश किया, और आगे भी देखेंगे इसमें और क्या क्या बदलाव होते हैं, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।